Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat. Today I will explain sex-linked disorder in humans. What are sex-linked disorders? The disorders that are produced by genes present on sex chromosomes. वो disorder जो ऐसी जीन्स की वजह से पैदा होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, उन डिसऑर्डर को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। हमारा जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर की जो पहली एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो पहली एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है और ये ऐसी डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया में क्या होता है, कौन सी डिसऑर्डर है? In this disorder, blood fail to clot after an injury due to reduction or complete absence of blood clotting factors. ये वो डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। जख्म लग गया ना, जो ह्यूमन बीइंग है उसको जब जख्म लगता है तो जख्म लगने के बाद ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जहाँ पे जख्म लगा है वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो जो ब्लड क्लॉट हो रहा है जख्म वाली जगह के ऊपर स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। उन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से जख्म वाली जगह के ऊपर ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, जिनको हीमोफीलिया होता है उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता इंजरी के बाद। और क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। तो ये जो बीमारी जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता इंजरी के बाद, क्योंकि ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, तो इस डिसऑर्डर को हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है क्योंकि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। हीमोफीलिया की टाइप्स है, हीमोफीलिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। जेनेटिक ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिजीज है और इसका जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इसका जो जीन है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, तो इसी वजह से हम इसको सेक्स लिंक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। इसमें हीमोफीलिया ए और बी है वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट से मुराद ये है कि इसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है और एक रिसेसिव एलील की वजह से ये बीमारी होती है। हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, जिस तरह के पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हमेशा मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं फीमेल की निस्बत, और ऐसी बीमारी मेल के अंदर उसके आने का चांस डबल होता है फीमेल के मुकाबले। मेल के अंदर अगर इस डिसऑर्डर की एक एलील आ गई तो वो मेल इफेक्टेड हो जाता है। फीमेल के अंदर चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर 2 रिसेसिव एलील आएंगे तो तब जो है ना वो इफेक्ट होती है, एक से इफेक्ट नहीं होता। मेल चूंकि एक रिसेसिव एलील की वजह से इफेक्ट हो जाता है, फीमेल के अंदर ये डिसऑर्डर पैदा होने के लिए 2 रिसेसिव एलील दोनों क्रोमोसोम के ऊपर वो रिसेसिव एलील होने चाहिए। तो यही वजह है कि मेल ज्यादा इफेक्ट होते हैं फीमेल की निस्बत। नॉर्मल जो जीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज से। हीमोफीलिया का जो जीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एज। हमारे पास जो डोमिनेंट इस जीन का जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल एच, वो नॉर्मल कंडीशन पैदा करता है। इसका जो रिसेसिव एलील है स्मॉल एच, वो क्या पैदा करता है, उसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। और ये जो हमारे पास जो एलील है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है रिसेसिव एलील, रिसेसिव जीन, और वो जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, उस वजह से ये बीमारी पैदा होती है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर है वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया ए और बी जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है ये जिग-जैग इनहेरिटेंस शो करते हैं। जिग-जैग इनहेरिटेंस, जिग-जैग इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर से उसके डॉटर में जाएगा। ये जो हमारे पास जो कैरेक्टर है, ये जो मतलब बीमारी है, मैटरनल ग्रैंडफादर से ये डॉटर में इसका एलील जाएगा, लेकिन डॉटर्स के अंदर ये अपीयर नहीं होगी, वो कैरियर होगी। उसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो एलील होगी और दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एलील नहीं होगी,
तो इसी वजह से वो जो कहना कैरियर हो जाएगी। लेकिन उसके जो कैरियर डॉटर है उससे जो कहना उस कैरियर डॉटर के आगे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो उसके जो सन होंगे उससे ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि मैटरनल ग्रैंडफादर मेल से कैरियर डॉटर, इसके फीमेल में कैरियर डॉटर से दोबारा ग्रैंड सन में, मेल से नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में चला जाएगा, फीमेल से नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा मेल में चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है जिग-जैग इनहेरिटेंस। तो हेमोफीलिया के अंदर जिग-जैग इनहेरिटेंस होती है, मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर के थ्रू ग्रैंड सन में ये ट्रांसफर होता है। नॉर्मल जो जीन है उसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर कैपिटल एच होता है वो नॉर्मल कंडीशन पैदा करे वो लोग नॉर्मल होंगे, जिसके अंदर कैपिटल एच का जो जीन है वो नॉर्मल होंगे। लेकिन जिन लोगों के अंदर हेमोफीलिया का जीन आ जाए, उस स्मॉल एच आ जाए, उसकी वजह से हेमोफीलिया की बीमारी पैदा हो। हेमोफीलिया का जो जीन है वो रिसेसिव जीन है, उसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस जीन का जो डोमिनेंट एलील है जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं वो जो कहना नॉर्मल कंडीशन पैदा करता है। अब हम जीनोटाइप देखने जा रहे हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल मेल, हेमोफिलिक मेल, नॉर्मल फीमेल, हेमोफिलिक फीमेल और कैरियर फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा। तो इसमें जो नॉर्मल मेल का जो जीनोटाइप है उसको हमारे नॉर्मल मेल का जो जीनोटाइप है एक्स कैपिटल एच एंड वाई। कैपिटल एच आ गया, ये नॉर्मल एलील है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, तो ये जो मेल होगा ये नॉर्मल होगा। हेमोफिलिक मेल के अंदर एक्स स्मॉल एच रिसेसिव एलील, हेमोफीलिया काज करता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, एक रिसेसिव एलील मेल के अंदर आ गया तो उसको हेमोफीलिया की बीमारी होगी। नॉर्मल फीमेल, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एच या नॉर्मल एलील मौजूद होगा तो ये फीमेल नॉर्मल होगी। हेमोफिलिक फीमेल तभी पैदा होगी अगर उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल एच या रिसेसिव एलील जो हेमोफीलिया काज करता है दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आ जाए तो तब जाके उसको हेमोफीलिया की बीमारी हो जाएगी। एक फीमेल होती है नॉर्मल बट कैरियर, वो कौन सी फीमेल होती है, वो फीमेल होती है जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन और दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हेमोफीलिया का जीन मौजूद है। चूंकि नॉर्मल जीन डोमिनेंट है, नॉर्मल एलील डोमिनेंट है हेमोफिलिक एलील के ऊपर, तो ये फीमेल के अंदर हेमोफीलिया, ये फीमेल फिनोटाइपिकली नॉर्मल होगी, इसको हेमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन अब इसको कैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हेमोफीलिया का एलील मौजूद है, अगर इसके अंदर एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर मौजूद है, और इसके जरिए ये हेमोफीलिया का एलील ये फीमेल नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो ऐसी फीमेल को हम क्या बोलते हैं कि एक्स रिसेसिव ट्रेट के लिए मेल जो होगा या तो नॉर्मल होगा या हेमोफिलिक होगा। लेकिन हमारे पास जो फीमेल होगी नॉर्मल भी हो सकती है, हेमोफिलिक भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। नॉर्मल होंगे जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल एलील मौजूद है, हेमोफिलिक होंगे जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हेमोफीलिया का एलील जीन मौजूद है, और नॉर्मल लेकिन कैरियर होंगे जिसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल और दूसरे के ऊपर हेमोफीलिया स्मॉल एच हेमोफीलिया का जीन है वो मौजूद है। ये जो हमारे फीमेल होगी ये नॉर्मल होगी, लेकिन हम इसको कैरियर का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में इस एलील को ट्रांसफर करके वहां पर डिजीज इसकी वजह से पैदा हो सकती है। ये तो हम बात कर रहे हैं हेमोफीलिया ए और बी। हेमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड ट्रेट है और यही वजह है हेमोफीलिया ए और बी जिग-जैग इनहेरिटेंस शो करता है। तीसरी टाइप की हेमोफीलिया इसको बोला जाता है हेमोफीलिया सी, वो ऑटोसोमल ट्रेट है। ऑटोसोमल ट्रेट से मुराद है कि इसका जो जीन है ऑटोसोम्स के ऊपर लगा है, और ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन लगे होते हैं वो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करते हैं। तो हेमोफीलिया सी की वजह से हेमोफीलिया ए और बी मेल के अंदर ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल, लेकिन हमारा जो हेमोफीलिया सी वो चूंकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव जीन की वजह से हो रहा है और वो ऑटोसोम्स के ऊपर मौजूद है, तो हेमोफीलिया सी जो है वो मेल और फीमेल दोनों को इक्वली क्या करती है, इफेक्ट करती है। ये जो मैंने आपको बताया कि हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की वजह से ये जिग-जैग इनहेरिटेंस शो करता है। इस क्लास के जरिए वो जिग-जैग इनहेरिटेंस शो की गई। ये देखें, ये नॉर्मल फीमेल है, इसकी शादी होगी हेमोफिलिक मेल के साथ, मेल के अंदर हेमोफीलिया है, फीमेल जो कहना नॉर्मल है।
इसके जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए, इसमें जो कहना उसके जो मेल या उसके जो सन है उसमें जो कहना किसी के अंदर हेमोफीलिया नहीं आया। हेमोफीलिया फीमेल के अंदर भी नहीं आया, लेकिन फीमेल के अंदर हेमोफीलिया का जीन या एलील आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल, दूसरी के ऊपर हेमोफीलिया का। तो ऐसी फीमेल को हम क्या बोलते हैं? कैरियर फीमेल। कहने का मतलब ये है कि इस पहले स्टेप में हेमोफीलिया मेल से किस में चला गया? हेमोफीलिया का जो जीन है मेल से फीमेल में चला गया। अब ये जो कैरियर फीमेल है उसकी शादी अगर एक नॉर्मल मेल से हो जाए तो उस केस में गए कैरियर फीमेल से कि इसके जो बच्चे पैदा होंगे नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, और दोबारा यहाँ पर अगर देखें तो हेमोफीलिया किसके अंदर आ रहा है? इसके जो बेटा पैदा होगा, सन पैदा होगा, उसके अंदर क्या आएगा? हेमोफीलिया आएगा। तो देखें पहले जो क्लास दिखाया गया उसमें मेल से फीमेल के अंदर चला गया, यहाँ पर जो कैरियर फीमेल से उसका जो जीन है दोबारा किस में चला गया? दोबारा मतलब मेल में चला गया, मेल से फीमेल और फीमेल से किस में जा रहा है? हेमोफीलिया के अंदर जा रहा है। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रही है इसको बोला जाता है जिग-जैग इनहेरिटेंस। और जो जिग-जैग इनहेरिटेंस होती है, जिग-जैग इनहेरिटेंस किसके अंदर होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये भी जिग-जैग इनहेरिटेंस शो करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर दूसरे हम एग्जांपल लेंगे कलर ब्लाइंडनेस की, वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, वो भी इसी तरह मेल से कैरियर फीमेल में जाएगा और कैरियर फीमेल से दोबारा जो कहने क्या आएगा? उसके सन में आएगा। तो इस इनहेरिटेंस को क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं जिग-जैग इनहेरिटेंस। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि पहले भी मेल को हेमोफीलिया था, फीमेल सिर्फ कैरियर बन गई लेकिन वो भी नॉर्मल आई। दोबारा जो कहना जो तीसरी जनरेशन आ रही है उसके अंदर फिर हमारे पास जो इफेक्ट हुआ है वो हेमोफिलिक मेल है, मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल। और इसका सिर्फ रीज़न ये है कि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, ये सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हेमोफीलिया का सिंगल जीन आ गया तो इसको हेमोफीलिया हो गया। इस कैरियर फीमेल को देखें, यहाँ पर एक हेमोफीलिया का जीन मौजूद है लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि इसके अंदर दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद है? नॉर्मल जीन मौजूद है। तो ये कैरियर फीमेल हमारे पास बन गई, लेकिन यहाँ से फिर हमारे पास दोबारा फीमेल हो तभी जो कहना उसको हेमोफीलिया हो सकता है अगर उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो हेमोफीलिया का जीन आ जाए। मेल के अंदर एक हेमोफीलिया का जीन आ जाए तो उसको हेमोफीलिया हो जाएगा, फीमेल के अंदर दो हेमोफीलिया के जीन आएंगे तो तब जाके उसको हेमोफीलिया हो जाएगा। तो यही वजह है कि जो ये जो ट्रेट है, ये जो डिसऑर्डर है मेल के अंदर ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल। हम एक और एग्जांपल लेंगे, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। देयर इज द ट्राइक्रोमैटिक विजन। The normal vision is trichromatic vision that is based upon 3 different type of cone in the retina, each sensitive to one of the 3 primary color red, green and blue. एक नॉर्मल विजन जिसकी नजर बिल्कुल नॉर्मल है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के जो लोग होते हैं उसकी आई के अंदर जो रेटिना है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को रेटिना बोलते हैं, उस रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है कोन सेल्स। 3 किस्म के कोन सेल होते हैं और वो 3 किस्म के कोन सेल 3 प्राइमरी कलर को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। प्राइमरी कलर है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड कलर को डिटेक्ट करने के लिए अलग कोन सेल लगे होते हैं, ग्रीन को डिटेक्ट करने के लिए अलग, ब्लू को डिटेक्ट करने के लिए अलग। अगर किसी बंदे के रेटिना के अंदर 3 टाइप के कोन सेल मौजूद है और वो 3 टाइप के कलर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं तो इस बंदे की जो विजन होगी इसको हम ट्राइक्रोमैटिक विजन या इसको क्या बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल विजन। और ये जो कोन है जो हमारे पास कलर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, हर एक कोन के अंदर स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होती है और उसको बोला जाता है अपसीन। कोन के अंदर हो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है और वो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन क्या कहलाती है? अपसीन कहलाती है। The gene for red and green opsin are on X chromosome, while gene for blue opsin are present on autosome 7. रेड और ग्रीन opsin है, रेड और ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने वाले जो कोन सेल है उसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। ब्लू जो तीसरा प्राइमरी कलर है उसको डिटेक्ट करने वाले
उसको डिटेक्ट करने के लिए जो कौन से लगे होते हैं, इसका जीन ऑटोसोम्स के ऊपर होता है और ऑटोसोम में क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर होता है। म्यूटेशन इन obscene gene causes color blindness that may be dichromacy or monochromacy। अगर ये जो जीन है जो कौन सेल के अंदर obscene बना रहे होते हैं, एक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है जिसकी मदद से कौन सेल कलर को डिटेक्ट करता है। अब जो कौन सेल के अंदर जो प्रोटीन है जिसको हम obscene बोलते हैं, स्पेशल जीन बनाते हैं। अगर उस जीन में म्यूटेशन आ गई, वो जीन चेंज हो गया, तो इससे ये हो जाएगा कि कौन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो भी जो कहना चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगा तो वो जो कौन सेल्स होंगे वो कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब कलर ब्लाइंडनेस दो किस्म की है, एक को हम बोलते हैं डाइक्रोमेसी, दूसरे को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेसी। ट्राइक्रोमेटिक विजन नॉर्मल विजन है जिसके अंदर जो कौन सेल होते हैं तीनों प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो उसके अंदर या डाइक्रोमेसी होती है या मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी में 2 कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं, 2 प्राइमरी कलर डिटेक्ट होते हैं, तीसरी डिटेक्ट नहीं होती। और मोनोक्रोमेसी में 1 प्राइमरी कलर डिटेक्ट हो रही होती है, 2 प्राइमरी कलर को वो डिटेक्ट नहीं करते। और ट्राइक्रोमेटिक में रेटिना के अंदर जो कौन सेल होते हैं वो तीनों प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। डाइक्रोमेसी, a dichromate can perceive 2 primary colors but unable to perceive the one whose obscene is absent। डाइक्रोमेटिक जो विजन होता है जिसके अंदर डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस है, वो 2 प्राइमरी कलर को डिटेक्ट कर सकता है और 1 प्राइमरी कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। कौन से प्राइमरी कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता? उस प्राइमरी कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता जिसके obscene उसके रेटिना के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जिसके obscene उसके रेटिना के अंदर एब्सेंट हो, वो प्राइमरी कलर, वो सिंगल प्राइमरी कलर डिटेक्ट नहीं होगा। और ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेसी। 2 प्राइमरी कलर डिटेक्ट होंगे, 1 प्राइमरी कलर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर सकते। कौन सा प्राइमरी कलर डिटेक्ट नहीं कर सकता? वो प्राइमरी कलर डिटेक्ट नहीं कर सकता जिसके कौन से या जिसका obscene जो है ना रेटिना के अंदर मौजूद नहीं है। अब डाइक्रोमेसी मुख्तलिफ टाइप की होती है। एक हम बोलते हैं प्रोटोनेपिया। प्रोटोनेपिया को रेड ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसके अंदर रेड कलर को डिटेक्ट करने वाले obscene नहीं होते, या ये लोग रेड कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं प्रोटोनेपिया। ड्यूटोनोपिया ग्रीन ब्लाइंडनेस, वो ग्रीन कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ट्राइटेनोपिया ये ब्लू ब्लाइंडनेस होती है, इसके रेटिना के अंदर जो ब्लू कलर को डिटेक्ट करने वाले obscene होते हैं, कौन सेल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं या वो फंक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर को डिटेक्ट नहीं करते। इसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लाइंडनेस। रेड ब्लाइंडनेस, रेड कलर को वो डिटेक्ट नहीं करते। ग्रीन ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर को वो डिटेक्ट, तो कोई एक प्राइमरी कलर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा होता, डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेसी। हमारे पास एक होती है मोनोक्रोमेसी। ए मोनोक्रोमेट कैन परसीव ओनली 1 कलर इज ए ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। मोनोक्रोमेसी होती है जिसमें एक कलर को वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, एक कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। 3 प्राइमरी कलर है, ब्लू, ग्रीन और रेड, इसमें एक कलर वो डिटेक्ट कर सकता है, बाकी कलर वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमेसी को ट्रू कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें blue cone monochromacy is an X-linked recessive trait in which both red and green cone cell are absent, so also called red green color blindness। एक बोलते हैं ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी कलर ब्लाइंडनेस की वो टाइप है जिसमें ब्लू कलर डिटेक्ट होता है, ब्लू कलर को डिटेक्ट करने वाले कौन सेल मौजूद होते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने वाले कौन सेल एब्सेंट होते हैं या वो फंक्शन नहीं कर रहे होते। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको हम बोलते हैं ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, या जो मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस है। ये जो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी है ये एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, ये कॉमन हेरिडिटरी डिजीज है और हेरिडिटरी डिजीज है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, जीन्स की वजह से काज हो रही है। और इसका जीन चूंकि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। इसका जो जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है रिसेसिव जीन की वजह से होती है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट।
एक्स रिसेसिटेट होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस भी किया शो करता है जिगजैग इनहेरिटेंस। मैटरनल ग्रैंडफादर से खेरे डॉटर के जरिए ग्रैंड सन में जाता है। मैटरनल ग्रैंडफादर से इसका जो एलील इसके डॉटर में चला जाएगा, लेकिन वो डॉटर नॉर्मल होंगे लेकिन कैरियर होंगे। उसके डॉटर से ये एलील या ये बीमारी जो है ना उसके ग्रैंड सन में चली जाएगी, उसके डॉटर से उसके बेटियों में नहीं जाएगी, बल्कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे, उसके जो ग्रैंड सन पैदा होंगे, तो मेल से फीमेल, फीमेल से दोबारा मेल में आ रहा है, तो इसको बोला जाता है जिगजैग इनहेरिटेंस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी जिगजैग इनहेरिटेंस होती। एक्स लिंक्ड रिसेसिटेट होने की वजह से मेल के अंदर ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल, और मेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का चांस डबल है फीमेल के मुकाबले में, क्योंकि मेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का एक एलील आ जाए तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। फीमेल के अंदर 2 रिसेसिव एलील आएंगे तो तब कलर ब्लाइंडनेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये आपको एक प्लेट दिखाया गया है, इसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, रेड और ग्रीन उसको जो है ना मिक्स करके लिखा। जो लोग कलर ब्लाइंडनेस होते हैं इसके अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है वो उसको या तो दिखाई नहीं देता या उसको कुछ और दिखाई देता। जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होते उसको ये नंबर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। और ये जब कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, स्पेशली जब फोर्सेस में लोग जाते हैं जॉब के लिए, इसके अलावा सिविल सर्वेंट के अंदर भी वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, तो वहाँ पर इस तरह के वो दिखाते हैं, प्लेट दिखाते हैं ना, उसके अंदर रेड ग्रीन कलर को मिक्स करके। अब ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये नहीं है कि उसको जो कहना रेड और ग्रीन नजर नहीं आ, रेड और ग्रीन जब इस तरह मिक्स फॉर्म में आ जाते हैं तो उसके अंदर उसको डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है। ये जो प्लेट है इसमें रेड और ग्रीन मिक्स फॉर्म में है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर भी लिखा हुआ है। जो लोग कलर ब्लाइंड होंगे उसको ये नंबर नजर नहीं आएगा, या उसके अंदर जो लिखा हुआ नंबर है वो कुछ और नजर आएगा, लेकिन जो जिसकी विजन बिल्कुल ठीक होगी उसके अंदर ये नंबर जो लिखा हुआ वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। एक और सेक्स लिंक डिसऑर्डर है जिसको बोला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। द डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टिंग अवे ऑफ मसल। एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मसल आहिस्ता आहिस्ता थिन और कमज़ोर हो जाते हैं। वेस्टिंग अवे ऑफ मसल, मसल आहिस्ता आहिस्ता थिन और कमज़ोर होते जाते हैं, और आखिरकार वो मसल जो है ना बिल्कुल फंक्शनलेस हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको बोलते हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मोस्ट कॉमन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की एक टाइप जिसको हम डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज आल्सो एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी जो है ना एक तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, और वो जो एक्स क्रोमोसोम है रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन मौजूद है, और जो रिसेसिव जीन है वो क्या कर रहा होता है, ये बीमारी काज कर रहा होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम इलामात क्या होते हैं। छोटे बच्चों में ये हेरिडिटरी बीमारी है, पैदाइशी तौर पर होती है। छोटे बच्चों के अंदर इसके इलामात अर्ली एजेस में जो करना ये दायर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वो जो बच्चे होते हैं जिसके अंदर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसको खड़ा होने में जो कहना क्या होती है मुश्किल, वो मुश्किल से खड़े होते हैं, और जब वो बैठ कर उठते हैं तो एक स्पेसिफिक वे से, आखिर में जो कहना उसका मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, वो एक स्पेसिफिक वे से खड़े होते हैं। वो आसानी से खड़े नहीं हो सकते और एक मखसूस तरीके से जो कहना खड़े होते हैं। जब इसकी उम्र 12 साल की हो जाती है तो उसके मसल इतने वीक और थिन हो जाते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, और वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं। उसमें व्हील चेयर में उसको जो कहना घुमाना पड़ता है, वो खुद चल फिर नहीं सकते और उठ नहीं सकते, और आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दुश्वारी आती है। और जब उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास इन बच्चों की डेथ हो जाती। तो ये जो हमारे पास बीमारी है जिसमें मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं, थिन हो जाते हैं, और आखिरकार काम करना छोड़ देते हैं, इसको बोला जाए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। इसमें जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन है और रिसेसिव जीन, इस वजह से ये काज होती। अफेक्टेड मेल आर रियरली फादर्स। ये जो बीमारी है मेल को जब हो जाए
तो मेल के चूँकि इस बीमारी की वजह से अक्सर एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, मेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जिन मेल के अंदर ये बीमारी होगी वो जो है ना मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फादर नहीं बन सकते। तो फिर जब मेल के अंदर ये बीमारी है, इसकी वजह से वो मर जाते हैं, तो फिर ये इसके जीन्स या एलील ख़त्म क्यों नहीं होते। इसके जो रिसेसिव एलील रिमेन इन द पॉपुलेशन बाय द ट्रांसफर थ्रू द कैरियर मदर टू कैरियर डॉटर। कैरियर जो मदर है, फीमेल के अंदर फीमेल कैरियर हो सकती है, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन मौजूद है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन मौजूद है, वो नॉर्मल होंगी लेकिन कैरियर होगी। तो इन जो फीमेल होती है उसके ज़रिए ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। वो जो कैरियर फीमेल है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन कैरियर फीमेल से ये जीन जब इसके सन में ट्रांसफ़र हो जाता है तो सन को डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है और इसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो अफेक्टेड जो मेल है इस बीमारी से मेल जो होते हैं वो मर जाते हैं, और ऐसे बच्चे जिसको ये बीमारी होती है वो फादर बहुत कम बनते हैं। लेकिन हमारी पॉपुलेशन के अंदर ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रही है वो कैरियर मदर या कैरियर फादर के थ्रू जो कि ना ट्रांसफ़र हो रही होती है। बेसिकली ये बीमारी क्यों हो जाती है, जिसमें ये जो बीमारी है जिसमें मसल आहिस्ता आहिस्ता वीक होते हैं और आखिरकार बिल्कुल जो कि ना फंक्शनल लेस हो जाते हैं और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है और बच्चे मर जाते हैं। ये जेनेटिक डिजीज़ है। इस जेनेटिक डिजीज़ में होता क्या है, असल में जो नॉर्मल जीन है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो लोग हैं उसके अंदर जो नॉर्मल जीन लगा होता है वो एक प्रोटीन पैदा करता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। और नॉर्मल डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन है, नॉर्मल मसल्स के अंदर ये मौजूद होता है। जब जो नॉर्मल जीन है जो डिस्ट्रोफिन पैदा कर रहा है, जब इसके अंदर उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, वो जीन चेंज हो गया, तो वो डिस्ट्रोफिन पैदा नहीं कर सकता, या वो नॉर्मल वो प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्ट्रोफिन नहीं बनाएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा। वो जो जीन के अंदर म्यूटेशन होगी और वो प्रोटीन नहीं बना सकता, तो वो प्रोटीन जब नहीं बनेगा तो डिस्ट्रोफिन या तो बनता नहीं, या जो डिस्ट्रोफिन बन रहा है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर। अब जीन के अंदर म्यूटेशन होगी, डिस्ट्रोफिन नहीं बन रहा। जब डिस्ट्रोफिन नहीं बन रहा तो इससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रोफिन की वजह से कैल्शियम काजेस कैल्शियम टू लीक इनटू द सेल। मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम होता है, और मसल सेल के अंदर जो कैल्शियम होता है इसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। मसल फाइबर या मसल सेल्स के अंदर जो कैल्शियम है इसके सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है, और इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये मसल कंट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। जब डिस्ट्रोफिन पैदा नहीं हो रहा तो मसल सेल के अंदर कैल्शियम की लीकेज होती है, और उस लीकेज की वजह से एक एंजाइम है वो तेजी से कैल्शियम की वजह से वो एंजाइम तेजी से एक्ट करना शुरू कर लेता है, और वो जो एंजाइम है उस एंजाइम की वजह से मसल फाइबर डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल उस एंजाइम की वजह से उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो जो एंजाइम्स है जो मसल सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व करता जा रहा है, इससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। नॉर्मल जिन्हें एक प्रोटीन पैदा कर रहा है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन मसल फाइबर या मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर है, वो उससे कैल्शियम को लीक होने नहीं देता। लेकिन जब डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर म्यूटेशन होगी, डिस्ट्रोफिन नहीं बन रहा, तो डिस्ट्रोफिन की एब्सेंस की वजह से कैल्शियम लीक होना शुरू हो जाता है, और कैल्शियम जब लीक होना शुरू हो जाता है तो इससे एक एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो जाती है। वो एक एंजाइम है वो मसल फाइबर को डिजॉल्व करना शुरू कर लेता है। जब मसल फाइबर डिजॉल्व होते हैं इससे मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार आहिस्ते आहिस्ते जो है ना बहुत थिन हो जाते हैं और यूँ समझ लें कि ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वो जो मसल फाइबर एंजाइम की वजह से डिजॉल्व हो रहे हैं, इससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। तो इस तरीके से ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये बच्चे जो खड़े होते हैं उसके मसल जो है ना कमज़ोर होते जाते हैं, और इस तरीके से एक स्पेसिफिक वे है, इस तरीके से वो जो कहने क्या होते हैं खड़े होते हैं, क्योंकि उसको खड़े होने में आसानी सी डिफ़िकल्टी होती है, आसानी से खड़े नहीं होते। तो एक स्पेसिफिक साइन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कि जो बच्चे होते हैं
जिसके अंदर ये बीमारी है, पैदाइशी बीमारी है, पैदाइशी तौर पर ये बीमारी आ जाती है और इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि जब ये खड़े होते हैं, खड़े नहीं हो सकते, और जब खड़े होते हैं एक स्पेसिफिक वे से खड़े होते हैं। ये जो स्पेसिफिक वे है ये बेसिकली एक सिम्टम है जो किस चीज को शो कर रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को शो कर रहा होता है। शुरू में जो है उसको खड़े होने में तकलीफ होगी, लेकिन जब 12 साल के होंगे तो उसके मसल बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, वो व्हील चेयर के ऊपर आ जाएंगे, और जब 20 साल के हो जाएंगे तो उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। 20 साल की उम्र में फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है और एक जीन की वजह से होता है जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। तो ये 3 सेक्स लिंक डिसऑर्डर मैंने आपको बताए, एक हेमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस और तीसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम एंड थैंक्स यू ऑल।